अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स 1909। इस वीडियो में हम मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स के बैकग्राउंड और प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड: गोपाल कृष्णा गोखले जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। वो उस वक्त के स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोर्ले से कांग्रेस की तरफ से मिले और उन्होंने इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया। ठीक है। उसके बाद वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से शिमला वफद यानी शिमला डिपुटेशन ने भी मुलाकात की थी और उन्होंने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का मुआहदा किया था। और इसके अलावा आगा खान इसके अलावा इन मुलाकातों के पेश नज़र हुकूमत बरतानिया एक ठोस और मुनज़्ज़म सियासी जदोजहद को हिंदुस्तान में देख रही थी। ठीक है। इसलिए जब 1906 में लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीते तो उन्होंने हिंदुस्तान में आइनी इस्लाहात यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का ऐलान किया और वो 1909 में मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से मुतारफ़ की और उनसे उन्हें कहा लगा कि उनका हुकूमती निज़ाम जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा। अगर हम इंडिया के उस वक्त की सियासी सिस्टम को देखें तो बिल्कुल जो ऊपर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट यानी क्वीन होती थी। उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखा था, वो मुंतखब करती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चूंकि लंदन में होता था तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नर जनरल के नाम से इंडिया भेज देते थे। तो गवर्नर जनरल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे क्वीन और पार्लियामेंट को जो है वो यहाँ के हालात और वाक़यात बताते थे। गवर्नर जनरल के नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो काम करती थी, जिस तरह अभी हमारे पास काबीना होती है और सूबाई असेंबली होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1909 रिफॉर्म्स में किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को या इंडियंस को कुछ राइट्स दिए और उनको इंक्लूड किया। नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल। पीछे हमने जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल की बात की तो उसमें 15 जो है पहले वो होते थे, मेंबर्स होते थे। यहाँ इनमें जो कि वो लंदन में होते थे। इस 1909 के रिफॉर्म्स के नतीजे में पहली बार जो है वो इंडियंस को मेंबरशिप मिली और जो दो इंडियंस थे, एक कृष्णा गोविंदा गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बलरामी, ये बाकायदा जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल के अरकान बने। दूसरा था इंक्लूजन ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उनमें इंक्लूड किया गया। वो सबसे पहले वाइसरॉय की, ठीक है, हाँ जी, उसकी पहली बार इंडिया बाकायदा तौर पर एक फुल फ्लेज गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसका मेंबर बना। पहले जो मेंबर थे वो SP सिन्हा थे, सत्येंद्र P सिन्हा, जिन्होंने इस्तीफे के बाद दूसरे इंडियन और पहले मुसलमान जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने वो सैयद अमीर अली थे। ठीक है, जिन्होंने 1911 में जो है इंडियन काउंसिल के वो फिर मेंबर बने। थर्ड वॉज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी जिसकी हमने बात की उसमें जो है उसमें इजाफा किया गया। देखें, जब इंडियन काउंसिल सेंट्रल असेंबली बनी हुई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 में कोई भी मेंबर नहीं था, सिर्फ 4 अरकान थे, वो भी सारे ब्रिटिशर्स थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में उनको 12 इंडियंस को रखा गया एज एन एडिशनल मेंबर्स जिनके पास कोई राइट्स नहीं थे। फिर ICA इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इनकी तादाद को 16 कर दिया गया। मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स के नतीजे में 27 इनकी तादाद हो गई, जिनमें से 6 जो हैं वो मुसलमान थे। इसके अलावा ब्रिटिश, जैसा मैंने बताया कि इंडियन काउंसिल एक्ट में उनकी तादाद 4 थी। ICA 1862 आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी तादाद 6 हो गई। इसमें एक कमांडर इन चीफ को और पब्लिक वर्क्स के मिनिस्टर को ऐड कर दिया गया और मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स के नतीजे में उसके बाद इनकी तादाद 33 हो गई।
अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी। प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी मेंबरान्स की अरकान की तादाद को ज़्यादा कर दिया गया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूपी में 50 हो गई, जबकि पंजाब, बर्मा और आसाम में असम्बलियों में इनकी तादाद को 30 कर दिया गया। टाइप्स ऑफ मेंबर्स। अब देखिए हमारे पास मेंबर किस किस्म के थे। एक तो हमारे पास थे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखता था और उनको होता था। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल उनको खुद नॉमिनेट करता था। फिर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, यानी ये गैर सरकारी, ये सरकारी नहीं होते थे, नॉन ऑफिशियल होते थे, ठीक है। इनको भी गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था। और फिर कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते थे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज की बेसिस पर इंडियंस इनको इलेक्ट करके आगे भेजती थी, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमानों को जुदागाना तरीका इंतखाब यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं और 4 सीट्स हैं, ठीक है। अब अगर उन 4 सीट्स में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स में 80 लड़के हों और 20 लड़कियां हों, तो लड़कियों को तो कोई भी वोट नहीं देगा, ठीक है। और बहुत कम ही होगा कि लड़कियां जो हैं वो सामने आएँ। तो हम क्या करते हैं कि हम रेशियो रखते हैं कि भाई 4 सीटों में से 3 सीटें लड़कों की होगी और एक पे ज़रूर एक आपने लड़की को वो करना है। अगर आप लड़की को वोट नहीं देंगे तो वो सीट खाली रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट भी यही थी कि अगर किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में तादाद 50 जैसे हो गई है तो उन 50 में से 1/3 जो है वो मुसलमानों को दिया जाए, ठीक है। तो 50 में से 15 सीटें जो हैं वो मुसलमानों की हों, जिन पे सिर्फ मुसलमान ही इलेक्ट हो सकते हो, जबकि बाकी जो है वो इंडियंस के हों। तो ये वाला जो इनका एक डिमांड थी, इनको 1909 में एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद था राइट्स वर गिवन। जिस तरह मैंने बताया कि एडिशनल मेंबर्स के पास पहले कोई राइट्स नहीं थे, वो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, वो बजट जो है उस पर बहस नहीं कर सकते थे। 1909 के उसके रिफॉर्म्स के बाद वो बजट पर भी बहस करने लग गए। उसके अलावा वो कोई भी रिजोल्यूशन भी पास कर सकते थे। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत से मैटर्स पर वो बात कर सकते थे और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पर वो कोई डिस्कशन नहीं कर सकते थे। आपकी जो इंडियन फेडरेशन है वो प्रिंसली स्टेट के साथ कैसा रिलेशन रख रही है, उन पर भी कोई भी बहस नहीं होती थी, यानी इसको डिस्कस नहीं किया गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर लें। थैंक यू।